ठीक है। हाँ, टेस्ट इसमें किसने दे दिया था? टेस्ट? ये कभी टेस्ट नहीं देते हो ना? नहीं, पिछली बार भी तुम टेस्ट नहीं दिए थे। सब्जेक्टिव भी नहीं दिए तुम। पिछली बार ऑब्जेक्टिव भी नहीं दिए तुम। पक्का? दिया? सब्जेक्टिव नहीं देता ये। हाँ ना? सब्जेक्टिव में ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, ऑब्जेक्टिव में तुक्का भी लग जाता है। ऐसे नहीं करो, सब्जेक्टिव भी दो। और तुम्हारे बोर्ड में सब्जेक्टिव भी तो आएगा ज्यादा। हाँ, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? ये हमारा हो गया था ना? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? परेशानी, समस्या कोई है इसमें? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या बोल दियो उर्दू में? हाँ बोलो, कोई भी बोलो। रिफ्रैक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और ये होता क्यों है, कारण बताओगे मुझे कोई? बेंडिंग तो होता है, चलो रिफ्रैक्शन में। रेयर से डेंसर में आता है। और रेयर से डेंसर में आने के बाद क्या होगा? बेंडिंग होगा। तो मीडियम चेंज होता है, रेगुलर कंटिन्यूसली क्या होता है, इसका मीडियम चेंज होता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे ये लाइट रेज नीचे की तरफ आता है ना, अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ता है, उसको रेयर से डेंसर मीडियम में आना पड़ता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आते हैं नीचे की तरफ ना, वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंज होती रहती है, वो भी क्या, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, ऊपर में कम, फिर उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे नीचे आओगे और ज्यादा बेंडिंग दिखने को मिलता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन था। अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार बताया था क्यों होता है ऐसा। ये भी किसके कारण से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इसी के कारण से होता है। और इसका अपेरेंट पोजीशन आखिर हमें क्यों, कैसे पता चला? कैसे हमें पता चला था कि अपेरेंट पोजीशन है? कैसे बताया था? बताया था, ये अगर ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर कोई खड़ा है, तुम ही खड़े हो, और ये स्टार है, और ये इसका क्या है, एटमॉस्फेयर का क्या लेयर है। और इससे क्या होगा? रे जब आएगी इस स्टार से, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस बेंडिंग होगी इसकी। यहां से जैसे रे आती है, मान लो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, ये बेंडिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, बेंडिंग करना शुरू कर देता है। इसको आना तो सीधा था इस तरह से, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेंड होके हमारी आंखों में आ जाती है, और हम देखते हैं क्या, ये कहीं इधर से आ रहा होगा। ठीक है, ये देख क्या देखता है, ये कहीं यहां से आ रहा होगा। ठीक है, तो जो एकदम से लास्ट वाली रे आती है ना, जिसके सामने वो देखता है क्या, अरे इधर से आ रही है, मतलब क्या, उसी के सामने से हमें क्या करना है, एक रे खींच देना है, ये वाला इधर से। तो जहां वो स्टार दिख रहा है वो उसका एपरेंट पोजीशन होता है। लेकिन आ रही होती वैसे लाइट इधर से इधर सीधे, लेकिन ये बेंड होते 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 हमारे आंखों में पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकल क्यों करता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो है ही, लेकिन होता क्यों है? क्योंकि इसकी जो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है रेगुलरली चेंज होती रहती है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्या होती है, हमेशा इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, जिससे इसकी बेंडिंग कभी ज्यादा कभी कम होती है। तो हमारी आंखों में कभी ज्यादा कभी कम इसकी रोशनी आती रहती है, जिससे क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आता है। उसके बाद वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करता है? इसका बोला था आंसर लिख के लाने को। हाँ,
जितने भी प्लैनेट्स है वो क्या है, हमारे अर्थ के क्लोज है। अर्थ के क्लोज होने के कारण से क्या होता है, जितने भी पॉइंट से वहां पे रिफ्लेक्शन होके लाइट हमारी अर्थ पे आती है ना, वो बीम के फॉर्म में आती है। ठीक है, बीम के फॉर्म में आती है, रे के फॉर्म में नहीं आती है। और बीम के फॉर्म में आने के कारण से क्या होता है, इसकी बेंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। और बेंडिंग जब पॉसिबल नहीं होगी ना, तो क्या ये ट्विंकलिंग का प्रॉपर्टी दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लाइट रेज क्या होता है, बीम के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग नहीं होती है। और बेंडिंग नहीं होने के कारण से इसका ट्विंकलिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद बताया था अर्ली सनराइज और अर्ली सनसेट, ये भी ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से होता है। और 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद हमें सन दिखता रहता है। ठीक, हाँ, इतना चीज बता दिया था। अब आगे क्या है, हमारा आज का टारगेट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और लॉ ऑफ स्कैटरिंग और ब्लू एंड रेड कलर का क्या स्कैटरिंग, या उसका देखेंगे किस तरह से होता है। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये पहला टॉपिक क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटर मतलब क्या होता है, फैलना, छितरना, यही ना होता है। तो जब भी लाइट रेज कभी भी किसी पार्टिकल पर पड़ता है तो वो क्या होता है, स्कैटर होता है। क्योंकि पार्टिकल, कभी तुमने देखा होगा कोई भी धूल का पार्टिकल, धूलकण का पार्टिकल है, क्या उसका शेप एकदम से प्लेन रहता है, उसका अलग 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 टाइप का शेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, छोटा सा ही है लेकिन उसका शेप अलग अलग हो सकता है। कभी ऐसा तो हो नहीं, सारे के सारे पार्टिकल जरूरी तो नहीं कि इसी शेप में होगा, हाँ, या फिर सारे के सारे पार्टिकल जरूरी तो नहीं इसी शेप में होगा, ऐसा होता है, नहीं होता है। वो इरेगुलर शेप में पाया जाता है सारे के सारे पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स हो, उसमें जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो, या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो, या फिर जितने भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो, एयर में प्रेजेंट जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स हो, डस्ट के मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे क्या होता है, प्रेजेंट रहता है एयर में। तो उस पर जैसे ये लाइट आती है, लाइट आने के बाद क्या होता है, स्कैटर करती है। ठीक है, जैसे when a beam of light passes through a medium, a part of its appear in directions other than the incident direction. This phenomena is called the scattering of light. या फिर क्या कहोगे, या फिर क्या कहोगे, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, हो सकता है, हैं? ये जो लाइट रे है ना, जब भी किसी पार्टिकल पर पड़ती है तो क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शंस में अपनी रे को फैला देता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या, फैला देता है, छितरा देता है, डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो वही यहां पर है कि जब क्या होता है, लाइट रेज पासेस थ्रू अ मीडियम, a part of it appear in directions other than, कुछ अमाउंट की जो लाइट है वो क्या करती है ना, कि जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है उससे अलग हो जाती है। ये होता क्यों है, पार्टिकल से टकराने के बाद। अगर मान लो उसके बीच में अगर ये रे सीधी जा रही है, अगर उसके रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं मिले तो क्या वो सीधी निकल जाएगी। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल यहां पर बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने यहां से बीम भेजी, तो यहां पर बताओ क्या होगा, ये तो साड़ी की साड़ी बीम, साड़ी की साड़ी रेज जो है सीधी निकल जाएगी। इसके बीच में तो कोई भी पार्टिकल नहीं आया, तो जिसके बीच में पार्टिकल आया वो क्या करेगा, इसको स्कैटर कर देगा। मान लो ये इधर गया और एक अगर इधर आया ये भी इधर कर देगा, मान लो एक और इधर आया ये इधर कर देगा, तो किसी ने अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करेगा, इसको फैलाएगा। जैसे यहां पर दिख रहा है ये एक सीधा डायरेक्शन था इसका लाइट रेज का, लेकिन हुआ क्या, जैसे इधर से आया ये क्या किया, अलग अलग डायरेक्शंस में इसको फैला दिया है, स्कैटर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। तो अब इसी में बात ये आती है, भैया सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है,
सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? लाइट की तो होती है, लाइट में भी बहुत सारी कलर्स हैं, वेवलेंथ की कलर्स हैं। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है। अरे ब्लू कलर। हाँ, ब्लू लाइट नहीं होता क्या सिंगल? मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होता क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब क्या होता बताओगे कोई? सिंगल क्रोमेटिक मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो ब्लू मतलब ब्लू कलर, रेड मतलब रेड लाइट मतलब रेड कलर, व्हाइट मतलब क्या? व्हाइट कलर। तो उसके बाद इस तरह से क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम अ पार्ट ऑफ, सारे के सारे नहीं। देख लो यहां पर क्या बोला गया है, बीम है। जब बीम ऑफ लाइट क्या होती है ना, पास हो रही होती है, उसके रास्ते में अगर कोई पार्टिकल मिलता है, उससे क्या होता है, ये स्कैटर हो जाता है, फैल इधर उधर छितर जाता है लाइट। और लेकिन कुछ अमाउंट जो है लाइट की वो सीधी निकल जाती है और वही हमारे पास कुछ आ जाती है। ठीक है। देन द इंसिडेंट डायरेक्शन, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, नोट करोगे क्या? एक सेकेंड मुझे देखने दो पहले कि कितना नोट करना है। नोट करने वाले बहुत है इसीलिए तुम लोग नोट नहीं करोगे, आराम से ग्रुप में आ जाएगा, नोट कर लोगे। अच्छा नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग? पक्का? ये नहीं बना रहा देखो, तुम बना रहे हो? अच्छा तब ठीक है, हाँ। तो ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा, नोट कर लेना। अब है लॉ ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का लॉ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर, बोलो ना। ना ना तुम बोलो, लैम्डा का पावर 4, डायमीटर ऑफ पार्टिकल का पावर 6, 7। अरे 6 7 क्या कर रहा है? स्कैटरिंग देखो, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है ना, उसके जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4 होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा, जितनी कम वेवलेंथ होती है उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की सबसे कम वेवलेंथ होने की वजह से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए आसमान का कलर कैसा दिखता है? स्काई ब्लू कहते हैं ना। स्काई ब्लू क्यों कहते हैं? क्योंकि आसमान का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और वही कलर हम देखते हैं आसपास तो क्या कहते हैं, अरे ये तो स्काई ब्लू है, क्योंकि स्काई की तरह दिख रहा होता है, स्काई के कलर का जैसा होता है। और ऐसा दिखता क्यों है हमें ब्लू? क्योंकि देखो, जब सनरेज हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ता है, तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, उस लेयर पर जब लाइट पड़ती है तो स्कैटरिंग भी होती है। जो स्कैटरिंग होती है तो सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है ना, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है। तो ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो आसमान में फैल जाता है, ब्लू कलर आसमान में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, जब हम इधर से देखते हैं तो वो हमें दिखता है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये है स्कैटरिंग का लॉ, सिंपल सा, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं जानना है। स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का पावर 4, और लेमडा यहां पर क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर विजिबल लाइट कह दो या लाइट कह दो। ठीक है, ये और मिनिमम वेवलेंथ, किसकी होती है? ब्लू लाइट की। ब्लू लाइट की, तो इसका क्या होगा? मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। मैक्सिमम स्कैटरिंग होता है। ठीक है, जो भी शॉर्ट वेवलेंथ वाला होता है वो ज्यादा स्कैटर कर जाता है। और देखो, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला है, लॉन्ग वेवलेंथ किसका होता है? रेड लाइट की होती है, और रेड लाइट की स्कैटरिंग बहुत कम होती है। तो जो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी वजह से क्या होता है, वो सीधी निकल जाती है।
बिना रोक टोक के। ये जल्दी किसी से मुड़ता उड़ता नहीं। जिसकी एनर्जी कम रहती है वही ना रास्ते में लटक लटक के आएगा, और जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेगा, वो एकदम फास्ट निकलता चला जाएगा। तो इसी के कारण से क्या होता है, ब्लू लाइट की बेचारे की एनर्जी कम रहती है, वेवलेंथ बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से वो लटकते लटकते आता रहता है। लेकिन रेड लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड वो निकल जाएगा। ठीक। अब है ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर क्यों दिखता है, अभी मैंने बताया ब्लू कलर क्यों होता है। गैसेस एंड पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड सनलाइट in all directions. Blue color scattered more than the other colors because it travels as shorter, smaller wave. This is why we see blue sky most of the time. ठीक है। तो जब हम देखते हैं आसमान की तरफ, खास करके दिन में, मॉर्निंग और इवनिंग से पहले नहीं, मॉर्निंग के बाद और इवनिंग से पहले जो देखते हैं आसमान का कलर कैसा होता है, नीला दिखता है, ब्लू दिखता है। ब्लू दिखने का मेन रीजन क्या है, समझ में आया क्यों होता है ऐसा। ब्लू लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, और इसी कारण से आसमान का कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। ठीक। और उसके बाद रेड कलर ऑफ स्काई। रेड कलर बताओ, मुझे समझाओ। जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, स्कैटरिंग कम करेगा तो स्ट्रेट चला जाएगा, बिना डेविएट किए हुए चला जाएगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। अच्छा, ये रेड कलर ऑफ स्काई हमें दिखता कब है, इवनिंग और मॉर्निंग में, सनसेट और सनराइज के टाइम पे, मॉर्निंग में इवनिंग में। मॉर्निंग इवनिंग में ऐसा क्या होता है कि उसका कलर हमें रेड दिखाई देता है। डिलेड सनराइज और डिलेड सनसेट बताया था, उस टाइम कुछ याद करो, कुछ रिलेट करने की कोशिश करो। सूर्यास्त हो गया था, ठीक है। ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है ना, जो सनरेज है इवनिंग और मॉर्निंग में, सनरेज को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। और ज्यादा ट्रैवल करने में कौन सक्षम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। और किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, रेड लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, और इसी कारण से हमारी आंखों में कौन पहुंच पाता है, रेड लाइट ही पहुंच पाता है। ब्लू लाइट की एनर्जी तो बहुत कम रहती है, बेचारा रास्ते में रह जाता है। और आता कौन हमारे पास, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होती है रेड की, उसकी मिनिमम स्कैटरिंग होती है, और वो हमारी आंखों में पहुंच जाती है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज लो इन द स्काई। क्या बताया था, जब सनराइज और सनसेट होता है तो ये क्या होता है, हॉराइजन होता है। जब सनराइज होता है, सनराइज के टाइम पे अर्थ का ये जो होराइजन है, यहां रहता है सन, और सनसेट के टाइम पे यहां रहता है सन, ठीक है। यहां रहता है, फिर भी हमें यहां दिख रहा होता है। यहां जब रहता है, देखो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, अर्थ से इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण से जो यहां से लाइट रेज निकलती है ना, यहां से जो लाइट रेज निकलती है, वो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है, वो यहां तक आने में सक्षम रहता है। जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है ना, वो इधर ही क्या होता है, इधर ही स्कैटर करके खत्म, एनर्जी खत्म, वो इधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जो रेड लाइट होती है, वो आराम से इसको चीरते हुए निकल आता है हमारी आंखों में, ठीक है। और हमारी आंखों में जैसे ये आता है, रुको थोड़ा सा तो दूर बनाने दो, ये जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ये से निकलने की कोशिश करता है, इसकी हो जाती है यहां पर बेंडिंग। अब इसकी भी तो बेंडिंग हो जाएगी ना, बेंडिंग तो होगी ही, हाँ बेंडिंग तो होती है, तभी तो डिलेड सनलाइट और सनसेट बताया था। तो इसकी यहाँ पर होने लग जाएगी बेंडिंग, और बेंडिंग होके हमारी आंखों में आ जाएगी, तब जाके हमें दिखता है यहाँ पर सन है। यही तो होता है। तो यहाँ पर आखिर में सनराइज और सनसेट के टाइम पे कौन सी लाइट पहुंचती है, रेड लाइट पहुंचती है। रेड लाइट क्यों पहुंचती है, क्योंकि
वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी भी ज्यादा होती है और यहाँ पर हमारी आंखों में पहुंच जाती है। ठीक है, वही यहाँ पर रीजन है, द स्काई एंड ट्रांसमिट लाइट थ्रू द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है, वी सी द रेड बिकॉज रेड वेवलेंथ द लॉन्गेस्ट इन द कलर स्पेक्ट्रम। रेड का क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है पूरे कलर स्पेक्ट्रम की बात करो तो। आर ब्रेकिंग थ्रू द एटमोस्फेयर द shorter wavelength such as blue are scattered and broken up। ठीक है, स्कैटरिंग होने के बाद इसकी एनर्जी यहीं खत्म, खलास हो जाता है और आती कौन है, जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और हमारी आंखों में वो पहुंच जाती है। तो जो लाइट हमारी आंख में पहुंचेगी वैसा ही तो हम देखेंगे, है कि नहीं है। तो जो वेवलेंथ की लाइट हमारी आंख में पहुंचेगा वैसा हम चीजों को देख पाएंगे। ठीक, आगे बात समझ में है। ओशन का कब दिखता है हमें ओशियन ब्लू? हर टाइम में नहीं दिखता, रात में दिखता है क्या? रात में कैसा दिखता है, कैसा दिखता है? रात में ओशन का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, हैं? अच्छा एक काम करना, आज ना अपने अपने घर के छत पे बाल्टी में पानी रखना और पानी का कलर देखना अंधेरे में कैसा दिखता है। ब्लैक दिखेगा तो ओशन का कलर ब्लू कैसे दिखेगा? वो भी तो पानी है। अरे भाई दिन में तुम देखो, दिन में दिखेगा ब्लू, क्यों? रिफ्लेक्शन के कारण से। और रात में दिखेगा ब्लैक, रिफ्लेक्शन के कारण से। रात में तो हर चीज हमें ब्लैक ही दिखेगा ना, आसमान भी ब्लैक ही दिखेगा रात में, लाइट ही नहीं है। अब्सेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है? अब्सेंस ऑफ लाइट क्या कहलाता है? ब्लैक कलर। ये तो होता है जब लाइट नहीं है तो सारी चीजें ब्लैक दिखेगी हमें, और लाइट है तो डिपेंड करता है कि भाई कौन से कलर की लाइट आ रही है, तब वैसी चीजें हमें दिखेंगी। ठीक, ये समझ में आ गया? बढ़े आगे। अब है डेंजर सिग्नल्स एंड आर रेड। जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड होता है, रेड कलर का ही बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वेवलेंथ ज्यादा होती है तो क्या होगा, तेजी से आता है। और कोई, जितने भी डेंजर लाइटें होती है वो रेड कलर की होती है। चाहे तुम आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की लाइटें देख लो, चाहे आसमान में उड़ते हुए तुम रॉकेट की लाइट देख लो, तुम्हें दूर से चमकता हुआ दिखाई दे देगा। चाहे तुम रेलवे ट्रैक के आसपास हो और लाल बत्ती जल रही हो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो कुहासा के कारण से, फिर भी हमें दिख जाता है अरे भैया अभी तो लाल बत्ती जल रही है, कहां से आएगी ट्रेन? हाँ? जब ग्रीन हो जाएगी तब आएगी, लेकिन अभी क्या है, लाल है। और वो ड्राइवर को भी दूर से दिख जाता है अरे भैया सिग्नल तो रेड है, कैसे आगे बढ़ाएं, वो सिग्नल से पहले गाड़ी को रोक देते हैं। व्हाइट कैसे दिखाई देगा? ठीक है, तो रेड कलर की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण से उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, बेंडिंग बहुत कम होती है और वो सीधे हमारी आंखों में पहुंच जाती है। इसी वजह से जितनी भी डेंजर सिग्नल्स होती है रेड कलर की होती है। तुमने देखा होगा कि ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन की सबसे जो पीछे वाली बॉगी होती है उसके पीछे भी रेड कलर का लगाया जाता है लाइट। क्यों? मुझे इसका रीजन कोई बताओगे? पीछे वाली जो ट्रेन आ रही होती है ना, मान लो कभी गलती से क्या होता है ना, सेम पटरी पर दो ट्रेनें आ रही होती है। एक मान लो पहले आगे जा रही होगी सवारी गाड़ी जिसकी स्पीड कम रहती है, एक सुपर फास्ट आ रही होगी जिसकी स्पीड ज्यादा रहती है। मान लो कि अगर वो सवारी गाड़ी जा रही है उसी ट्रैक, सेम ट्रैक पर एक सुपर फास्ट ट्रेन अगर आ जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट। तो पीछे वाली जो सवारी गाड़ी होती है, सवारी गाड़ी के सबसे पीछे वाली बोगी पे सबसे पीछे वाले हिस्से में रेड लाइट जलता रहता है, जिससे क्या होगा, अगर मान लो गलती से सेम ट्रैक पे आ भी गया ना तो सामने उसको दिख जाएगा अरे भाई रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब क्या आगे खतरा है। तो वो अब क्या करेगा, ड्राइवर इसका वाला सुपरफास्ट वाले का कंफर्म करेगा क्या इस ट्रैक पर कोई ट्रेन है क्या। तो वहां से जो रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होते हैं या सिग्नल पे जो सिग्नल मैन होते हैं वो लोग बताते हैं हाँ इस ट्रैक पर कोई ट्रेन आ रही है, अगर आप इस ट्रैक पे हैं उसको देख पा रहे तो अपनी स्पीड स्लो कर दें।
मैं इस गाड़ी को पहले ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद आप आइएगा। हाँ, ये तो होता है। तो ठिकाने लगाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर सिग्नल को चेंज कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं रास्ते को। तो ये सब हेल्प करता है। उसके बाद तुमने देखा होगा हमारी गाड़ी का जो ब्रेक लाइट होती है, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो, जो भी कारें हो, जो भी गाड़ियां हो, उसकी जो ब्रेक लाइट होती है, ब्रेक लाइट समझते हो, ब्रेक मारने के बाद जो लाइटें जलती हैं वो हमेशा रेड कलर की होती है। क्यों? पीछे से आ रही हुई गाड़ी को पता चल जाए भाई हमने ब्रेक मारा है, ब्रेक मारा है, उसको पता चल जाता है। जैसे लाइट जल्दी गई उसको पता चल जाएगा भाई इसने ब्रेक मारा है, थोड़ी हम भी स्लो कर लेते हैं। हैं? आगे देखिए क्या फायदा, आगे से क्या करेगा, आगे से भाई हमारी लाइट जली रही होती है और इसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि कोई आगे से आके उसको पता ना चले। पीछे से कोई लाइट नहीं जल रही होती है, अंधेरे में मान लो तुम्हारी अगर गाड़ी की बैक लाइट या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो अगर कोहरा बहुत ज्यादा तो आगे तुमको सीधे पीछे से ठोक देगा, कार वाला ठोक दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे से इसीलिए कोई जरूरत नहीं है, पीछे से ज्यादा जरूरत रहता है। तुम्हें भी तो ठुकने का डर रहता है ना, कोई तुम्हें भी कोई पीछे से ठोक सकता है, ठीक है, साइकिल वाला भी तुम्हें आकर ठोक सकता है कभी, अरे इसीलिए तो ठोक सकता है, इसको तो दिखेगा ही नहीं, तुमको आगे ठोक के चला जाएगा। तो जो डेंजर सिग्नल्स होती है उसकी कलर हमेशा लाइट रेड कलर की दी जाती है, ताकि उसकी जो स्कैटरिंग हो बहुत कम हो, बेंडिंग बहुत कम हो और हमारी आंखों में सीधे उसकी लाइट पहुंच जाए। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज द लॉन्गेस्ट इन विजिबल लाइट, so the red color is scattered in the least by air molecules of the atmosphere and therefore it can reach to a longer distance। ठीक है, तो बस वही रीजन है कि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आसानी से पहुंच जाता है, और इसी वजह से बहुत दूर खड़ी जो डेंजर लाइटें होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, हमें आसानी से विजिबल हो जाता है। ठीक, व्हाइट कलर ऑफ स्काई, क्लाउड, स्काई नहीं, स्काई का होगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लाउड, क्लाउड का व्हाइट कलर का होना। कभी देखे हो व्हाइट कलर का क्लाउड जाता रहता है? हैं? देखे हो ना, हमेशा दिखता रहता है, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दिखता है, आजकल तो व्हाइट के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखने का रीजन बताओगे कोई? बारिश होगा, पॉल्यूशन भी है तो क्या होगा, है धुआं है क्या वो, है क्या है वो, है वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल से कंडेंस हुआ है वो। हाँ, क्लाउड का व्हाइट कलर क्यों दिखता है, प्योर व्हाइट क्यों दिखता रहता है? कभी कभी देखा होगा बारिश के सीजन से पहले तुमने देखा होगा या बारिश के सीजन के बाद तुम देखना, आसमान में जो ये क्लाउड चल रहा होता है ना, प्योर व्हाइट दिखता है। क्यों? सोचो जरा क्यों ऐसा होता होगा? वाटर वेपर का बना रहता है। चलो ठीक, चलो ठीक है, और उसके बाद अच्छा व्हाइट कलर दिखता क्यों हमें बताओ, व्हाइट कलर का रीजन क्या है यहाँ पर? अगर हमें कुछ भी चीजें व्हाइट दिख रही है इसका मतलब बताओगे मुझे क्या होता है? व्हाइट कलर के साथ बताओ क्या कॉन्सेप्ट रहता है? अगर कोई चीज हमें व्हाइट दिखाई दे रही है तो व्हाइट दिखने का क्या कारण है? सारे कलर्स को क्या करता है वो? रिफ्लेक्ट कर देता है। सारे कलर्स को क्या करता है वो? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट दिखता है। ब्लैक क्यों दिखता है? हम ये कहते हैं भैया ब्लैक दिखने का रीजन होता है सारे कलर्स को एक्सेप्ट कर लेता है वो और एब्जॉर्ब कर लेता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लैक दिखता है। तो यहां पर मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्लाउड का जो कलर है वो हमें व्हाइट क्यों दिखता है? पढ़ के ही बता दो। लिखा हुआ है देखो, बिगर पार्टिकल्स लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स विद इन अ क्लाउड स्कैटर ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, जो क्लाउड होता है, क्लाउड में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। बड़े बड़े क्या, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन सबके सब कंडेंस होके क्या होते हैं? बड़े बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और वो क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के कारण से क्या होता है, तो वो क्या करता है, जितने भी लाइट की जितने भी
वेवलेंथ की लाइटें होती है, मतलब विजिबल लाइट जो होती है, सबके सबको क्या कर देता है, वो स्कैटर कर देता है। कहाँ कर देता है? स्कैटर ऑल वेवलेंथ विद रफली द सेम इफेक्टिवनेस, मतलब लगभग सेम इफेक्टिवनेस से। ऐसा नहीं कि रेड की बहुत ज्यादा होती, बहुत कम होती तो वो हमारी आंखों में पहुंच जाएगी, नहीं। ये ब्लू की भी, मतलब विबग्योर में जितने भी कलर्स है, 7 कलर्स है, सबकी क्या करता है वो लगभग बराबर बराबर स्कैटरिंग कर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है वो। ठीक है, तो सबके साथ लगभग क्या करता है वो सेम इफेक्टिवनेस से स्कैटरिंग कर देता है। इफ वी कंसीडर दैट देर आर मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड, द स्कैटर्ड लाइट इंटरैक्ट्स एंड कंबाइंस टू जनरेट अ व्हाइट लाइट। ठीक है, और जब भी क्लाउड बनता है तो क्या होता है, इसका बनने का रीजन क्या है पता है? वाटर वेपर। हाँ, वाटर वेपर होता है, जो क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो उस क्लाउड में क्या होता है, मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद रहता है, और वो सारे के सारे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करता है, फुल बिना भेदभाव किए अब, हाँ, सेम इफेक्टिवनेस से क्या करता है, सारे के सारे वेवलेंथ की लाइटों को स्कैटर कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारी आंखों में जो आता है वो क्या होता है, व्हाइट दिखाई देता है। फिर ये कंबाइन करके क्या करता है, वो व्हाइट ही हमें दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग लगभग वहां पर ये समझ लो ना, हुआ ही नहीं। जब सेम इफेक्टिवनेस से सारे लाइटों को सेम स्कैटरिंग होगा, तो बताओ क्या वहां पर स्कैटरिंग हुआ? हम कहेंगे भैया हुआ ही नहीं, जो व्हाइट लाइट थी व्हाइट लाइट हमारी आंखों में वापस आ गई है। अगर सेम इफेक्टिवनेस से होगा तभी तो ऐसा होगा, अगर अलग 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 होगा तो हमें कलर्स दिखेंगे अलग अलग के। जैसे हमें ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पर रेड कलर की स्कैटरिंग बिल्कुल होती ही नहीं है और ब्लू की बहुत ज्यादा हो जाती है, बेचारा फंस जाता है वो। इसी वजह से क्या होता है, ब्लू लाइट दिखता है हमें। रेड कलर की का रीजन क्या है भाई, ब्लू कलर तो वो पहले ही मर जाता है उधर रास्ते में ही, पहुंचता कौन है हमारे पास, रेड लाइट पहुंचता है, इसीलिए रेड दिखाई देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में होता यूं है कि जितने भी वेवलेंथ की लाइटें हैं सबके सब क्या होती है, सेम अमाउंट में स्कैटर करता है, जिसकी वजह से जो लाइटें हमारी आंखों में आती है बिना किसी स्कैटरिंग के पहुंच जाती है लगभग। यही तो कहोगे, जब जैसे मान लो तुम सब हो, ठीक है, तुम सब में हो, तुम सबको 100 100 रुपए दिए, मानना है दिया नहीं है, सबको 100 100 रुपए दिए। अगर इसी में से कोई आए, मतलब ऑफिस वाले आए और किसी से 50 रुपए ले लिए, किसी से 10 रुपए ले लिए, किसी से 20 रुपए ले लिए, किसी से 15 रुपए लिए, किसी से 5 लिए, किसी से 2 लिए, किसी से 1 ले लिए। ओके जाओ, अब तुम क्या कहोगे, ये तो अन्याय हुआ मेरे साथ, भेदभाव हुआ हमारे साथ। जिसके साथ ज्यादा भेदभाव हुआ, जिससे 50 रुपए लिया गया वो ज्यादा एनर्जी के साथ आएगा, हाँ हमारे साथ गद्दारी किया है, कहेगा ना। वहीं अगर मान लो सबसे 5 5 रुपए ही लिया जाए या सबसे 50 50 रुपए लिया जाए, क्या कोई कहेगा कि इसके साथ गद्दारी हुआ या मेरे साथ गद्दारी हुआ? नहीं हुआ ना, तो सब न्यूट्रल रहोगे ना। सेम चीज यहां भी है, अगर क्लाउड पे व्हाइट लाइट पड़ने के बाद स्कैटरिंग होती है सेम इफेक्टिवनेस से सारी लाइटों की, सारे वेवलेंथ की लाइटों की, क्या उसके कलर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से जो ये क्लाउड है वो हमें व्हाइट नजर आता है। आगे बात समझ में? वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर क्या बड़े बड़े होते हैं इसी वजह से, मतलब क्या, अरे वाटर ड्रॉपलेट बड़े बड़े का होने का मतलब कंडेंस फॉर्म में है ना, कंडेंसेस फॉर्म में है। और कंडेंस फॉर्म में मतलब ये एक तरह से समझ लो ये तुम्हारे ना ग्लास स्लैब की तरह काम किया, या फिर एक अलग मीडियम बनाया वहां पे। और वो लाइट को क्या करेगा, व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट को सीधा आने देगा ना हमारी आंखों में, वो पास थोड़ी वो क्या वो डिस्पर्जन थोड़ी होगा वहां पे, नहीं होगा। ठीक है, ये ब्लैक कलर ऑफ स्काई, ब्लैक कलर ऑफ स्काई क्यों है? ब्लैक कलर जो है ना, ये ज्यादा क्या होगा, खास करके तुम्हें ब्लैक कलर कब दिखता है, नहीं हमेशा दिखता है ना। ब्लैक कलर
जब ज्यादा डेंस हो जाता है ना वाटर ड्रॉपलेट, तब दिखता है। ज्यादा डेंस होता है तब जाके दिखता है, और ज्यादा डेंस होने के कारण से क्या होता है ना, वहां से व्हाइट लाइट पास भी नहीं हो पाता है। और जब लाइट नहीं पास होगा, जब सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा, कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। बस वही वही चीज है। तुमने देखा होगा जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली होती है, जब तेज बारिश होने वाली होती है तब हमें उस टाइम पे क्लाउड का रंग ब्लैक दिखता है। और ये क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है। बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जिसकी वजह से अब लाइटें अगर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया तो क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। बस यही रीजन है? जब चांद रहता है तब दिखता होगा, बिना चांद का नहीं दिखता होगा। चांदनी रात में दिखता है ना, क्या बिना चांदनी वाली रात में दिखता है क्या क्लाउड, नहीं दिखता है। चांदनी रात का मतलब है जब चांद नजर आता है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण से, जैसे सन दिन में दिखा देता है, वैसे रात में चांद दिखाई देता है। बस सेम रीजन है। और कोई सवाल? हाँ। ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है तो कैसे पहुंचता है? देखो अभी मैंने क्या बोला, लगभग सेम इफेक्टिवनेस से क्या होता है, ये ऐसा थोड़ी कि साड़ी की साड़ी ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, नहीं करता सारी लाइटों को। सबकी स्कैटरिंग होती है, ठीक है, सबकी स्कैटरिंग होती है, लेकिन बहुत कम कम मात्रा में। जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, कुछ अमाउंट क्या होती है, बचा के अपने आप को बचा के ले आता है। लेकिन जब क्लाउड पर पड़ता है ना, क्लाउड पर पड़ने के बाद ये होता है कि रेड लाइट की ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होनी थी, ब्लू तो पहली खत्म बहुत लगभग मैक्सिमम अमाउंट उसकी स्कैटर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर क्लाउड पे पड़ता है, क्लाउड पर पड़ने के बाद क्या बोला था, सेम इफेक्टिवनेस से, मतलब क्या मैनेज करके इसका क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। रेड लाइट की क्या होगी वहां पर, वैसे भी नहीं होनी होती उसकी, लेकिन जितनी रेड की होगी लगभग उतनी उतनी सबकी हो जाती है, जिसकी या और उसके बाद रेड की कम होगी तो तुम्हारा ब्लू बढ़ेगा, उसकी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, लगभग थोड़ा क्या मैनेज हो जाता है। ब्लू की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है ना। अब कहोगे सर वॉलेट सबसे नीचे आता है, लेकिन होता ब्लू का है। हाँ सबसे नीचे आता है। उसकी देखो उसकी बेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन बेंडिंग ज्यादा होने के कारण से उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, लेकिन वो इतना इसका ज्यादा स्कैटर हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। हमें पता चल भी किसका पाता है, ब्लू लाइट का पता चल पाता है। हाँ लगभग सारी की सारी लाइटें उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, लेकिन हमें दिखता क्या है, ब्लू दिखता है। अब देखो 7 कलर्स में एक कलर अगर खत्म, देखो तुमने रेनबो देखा है, रेनबो जब फॉर्म होता है सबसे नीचे जो कलर्स होता है लगभग सेम कलर की जैसा दिखता है, लगभग सेम कलर तुम्हारा जो विबग्योर होता है, विबग्योर जो होता है, ये जो तीनों कलर्स है लगभग सेम सेम है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बस। तुम्हारा वॉयलेट और इंडिगो और ब्लू लगभग सेम सेम कलर है, इसीलिए ज्यादा पता नहीं चल पाता, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन थोड़ा उससे अलग बहुत अलग हो जाता है, येलो तो और ही ज्यादा, रेड और ऑरेंज तो है ही अलग अलग, ठीक है। ब्लैक कलर ऑफ स्काई, देखो स्काई में, स्काई का रंग हमें ब्लैक क्यों दिखता है, ऑब्सेंस ऑफ लाइट, ऑब्सेंस ऑफ लाइट होता है ना, यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो किसी का स्कैटरिंग भी नहीं होगा, किसी का स्कैटरिंग भी नहीं होगा। और उसके बाद अगर तुम स्पेस की बात करो, स्पेस तो हमें पूरा ब्लैक ही नजर आता है ना, ब्लैक नजर क्यों आता है स्पेस, या स्पेस में तुम गए तो हमें स्पेस से सारी चीजें ब्लैक ब्लैक क्यों नजर आती है? वहां पर वैक्यूम है, वैक्यूम है, कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, एयर नहीं है वहां पर, तो वहां क्या स्कैटरिंग संभव है? स्कैटरिंग भी संभव नहीं है। स्कैटरिंग जब संभव नहीं है तो वहां पर क्या कोई लाइट दिखेगी?
ऐसा नहीं है कि वहां पर लाइट रेज नहीं पहुंचती है, लाइट रेज जाती है, पास करती है लाइटें, ठीक है, स्टार्स की, सन की, सबकी लाइटें पास करती है, लेकिन वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसी वजह से उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है। और स्कैटरिंग नहीं होगी तो लाइट कहाँ दिखेगी हमें? जो कलर की स्कैटरिंग होगी वही ना दिखेगी, वहां पर स्कैटरिंग ही नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक दिखता है। अगर उसी बीच में मान लो तुम आ गए, तुम दिखने लग जाओगे। अगर सन के सामने तुम आ गए, तुम दिखोगे ना, तुम बाहर वाले दुनिया को, बाहर की दुनिया वालों को दिख जाओगे कि हाँ वहां कोई चीज है। जैसे चांद के रास्ते में उस सन की लाइट आ जाती है, चांद हमें दिखाई देता है ना। अगर चांद की लाइट, चांद चांद सन रेज के सामने नहीं आए तो क्या चांद दिखेगा? वो भी नहीं, वो भी ओझल रहेगा, वो भी नहीं दिखता रहेगा हमें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें विजिबल होता है और कुछ कुछ विजिबल नहीं हो पाता है। और कुछ कुछ चीजें हमें कुछ कुछ चीजें हमें, जैसे देखो ना, चांद, चांद का तो अच्छा एग्जाम्पल है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो हमें दिख जाती है, लाइट नहीं पड़ रही होती नहीं दिखाई देता है। वही अगर, जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल घर में किया हुआ एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो तुमने यहां से लाइट जलाई, टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाई, लगभग मान लो इस तरह से ये रोशनी अपना छोड़ेगा। अगर इसके रास्ते में तुम खड़े हो, तुम्हारे से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो तुम टॉर्च के सामने आराम से दिख जाओगे। क्या मान लो इससे दूर यहां कोई लड़का खड़ा है और इसकी लाइट यहीं से लगभग पास हो रही है, ठीक है, तो क्या वो लड़का वहां दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? लाइट रेज तो यहां पर पहुंच ही नहीं रही है। जब तक लाइट रेज यहां पर नहीं पहुंचेगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसके पास जो बड़े से आदमी ने टॉर्च पकड़ के रखा है, क्या इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। सेम चीज वहीं पे, सेम चीज वहां भी होता है स्पेस में। अगर इसके सामने कुछ आ जाए, सनरेज के सामने कुछ आ जाए तो वो दिखेगा, विजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और स्पेस में तो कुछ है भी नहीं ना, एयर पार्टिकल्स है ना एयर मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी नहीं है, तो स्कैटरिंग भी नहीं होती है, तो ना ही हमें उसका कोई कलर दिखाई देता है। मतलब ये कहते हैं कि अब्सेंस ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से वो नहीं दिखाई देता, वो ब्लैक दिखाई देता है। उसके बाद है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है? ये बहुत सबने देखा होगा, अपने घर में, स्कूल में, हर जगह देखा होगा। ये क्या देखा है इस टाइप का कुछ? हाँ हाँ हाँ। जब लाइट रे पास करती है तो क्या होता है? जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर में बहुत सारे डस्ट मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल भी सस्पेंडेड होता है, या एयर मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे O2 है, N2 है, CO2 है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। उस पे पड़ने के बाद ये क्या होता है? स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें उसका पाथ नजर आता है, ठीक है। उस लाइट का क्या होता है? पाथ नजर आता है। जैसे देखो ये इधर क्या है, सबको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, सन है, और ये उसकी लाइट इधर से ऐसे पास हो रही है। तुमने देखा होगा खिड़कियों से भी कभी कभी, जब खिड़की का जो वो वेंटिलेटर होता है ना, छोटा सा अगर होल वहां पर रहेगा, तो वहां से जब सन रे पास हो रही होती है ना, तो तुम्हें उसका पाथ दिख जाता है। पाथ क्यों दिखता है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल से क्या होता है, वो स्कैटर कर रहा होता है उसको, इसकी वजह से उसका पाथ हमें नजर आता है। तुम किसी एक पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करके देखना, तुम देखना जैसे ही लाइट रे के सामने आ रहा था, तुम उसको देख रहे हो, जैसे वो उसके पास से थोड़ा इधर उधर हो गया ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। कभी ऐसा ऑब्जर्व किए हो? है? होता है ना। जैसे अभी यहां पे बता रहा था कि अगर ये लड़का इसके पाथ में आएगा तो दिखेगा, अगर ये लड़का भी अगर मान लो कि इधर की तरफ भाग जाता, क्या दिखता? नहीं दिखता। तो इस इधर से लाइट रे पास कर जाएगा, आराम से कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पाथ में कोई नहीं आया, अगर इसके पाथ में कोई आना शुरू हो जाएगा तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में भी देखने को मिलता है। द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, जो एयर में सस्पेंडेड होता है, एयर में जो मिला हुआ रहता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या एयर मॉलिक्यूल्स हो, जो भी है, वो उससे क्या होता है? स्कैटरिंग होती है उसकी। व्हेन
passes through the colloidal solution is called Tyndall effect. इन्होंने सॉल्यूशन के साथ क्या किया था, एक प्रयोग किया था, एक उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, तब देखा कि ये किस तरह से इफेक्ट डालता है। वो प्रयोग क्या है पहले वो देख लेते, उसके बाद बात करेंगे। ये वो प्रयोग है, ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो जिससे क्या हुआ पता चला था। ये प्योर सॉल्यूशन है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पढ़े हो, जितने भी उसके क्या है सॉल्यूट और सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, वो क्या होगा होमोजीनियसली मिक्स होगा, जिसकी वजह से वो प्योर सॉल्यूशन बनेगा। और प्योर सॉल्यूशन में यहां पर कोई भी पार्टिकल तुमको नहीं दिखता है। जब यहां पर हमने लाइट डाली तो यहां पर कोई भी पार्टिकल नजर आया क्या, नहीं आया। लेकिन जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमने डाला, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हमें ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे ये हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, इस पाथ में हमें नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जो इस बीच में आया वो क्या किया, लाइट रेज की पाथ को हमें विजिबल बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि इस पर जैसे ही लाइट रे पड़ा इसने क्या किया, लाइट को स्कैटर किया। स्कैटर करने के बाद क्या होगा, ये हमें पाथ नजर आना शुरू हुआ, नजर आना शुरू हुआ। और ये तो क्या है, बाहर तो एयर था ही, एयर का पाथ हमें नजर आ रहा था। इसमें नजर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्या है कोलॉइडल सॉल्यूशन है, सॉरी प्योर सॉल्यूशन है। इसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन कहेंगे। और इसमें इसीलिए नजर नहीं आता क्योंकि इसके पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते। क्या है, होमोजेनियसली मिक्स रहता है जिसकी वजह से हमें नजर नहीं आते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसमें हमें जितने भी पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं वो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे वाटर में हमने रेत डाल दिया, रेत डाल दिया, हाँ सॉल्ट डाल दिया तो क्या होगा, होमोजेनियस होगा वो, हाँ। तो इसी वजह से क्या होता है, हमें यहां भी दिखाई देता है, इसी वजह से हमें यहां भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। और यहां से हमें लाइट रेज की पाथ पता चल जाती है कि किधर कैसे जा रहा है। यहां से तुम्हें यह भी दिखेगा कि लाइट जो है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बीम है स्ट्रेट लाइन है, ये चलती है वो, ठीक है, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आराम से इसको बनाना और आना है। हाँ चलो खत्म है। हाँ 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 हाँ। स्पीड अगर स्लो होगा तो क्या होगा, एनर्जी में चेंज है। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है भाई एम सी स्क्वायर। सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। हाँ सोना, बहुत सोना है ये, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था ये फॉर्मूला, एनर्जी घटेगी। हाँ हाँ है, अरे बताता हूँ रुको, रुक जाओ एक मिनट।